स्वागत है आप सभी का। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स की शुरुआत आज पीएम के ट्रिनिडाद टोबैगो दौरे के बिहार कनेक्शन के साथ में करते हैं। ट्रिनिडाद टोबैगो में 35% भारतीय मूल के लोग रहते हैं और इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो भोजपुरी भाषी हैं, बिहार के मूल निवासी हैं। यहां तक कि वहां की जो प्रधानमंत्री है वो भी बिहार के बक्सर की रहने वाली है। जी हां, अपने भारत दौरे में वो बक्सर की यात्रा भी कर आई थी। अब ट्रिनिडाद के इस बिहार कनेक्शन को मोदी ने कैसे टच किया, बिहार कार्ड को किस तरह से प्ले किया, ये गौर करने वाली बात है। याद रखिए, वो भी तब जब बिहार चुनाव में बस 4 महीने का वक्त बाकी हो। ये चौताल ट्रिनिडाद की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में बज रही है। मगर इसकी गूंज बिहार की राजधानी पटना तक सुनी जा रही है। इस चौताल में भोजपुरी का रंग है, बिहार की तरंग है, ट्रिनिडाद के इंडियन डायस्पोरा में देसी उमंग है। मोदी जी इसे बखूबी समझते हैं, इंडियन डायस्पोरा से कनेक्ट कायम करते हैं। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष का नारा दिया, मोदी दुनिया भर में ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, यानी दुनिया के वो देश जो पिछड़े गरीब गिने जाते हैं। मगर इस ग्लोबल साउथ में भी वो सबसे पहले इंडिया कनेक्ट ढूंढते हैं। ट्रिनिडाद और टोबैगो का तो स्वाभाविक इंडिया कनेक्ट है, लिहाजा मोदी थोड़ा और आगे बढ़े, पोर्ट ऑफ स्पेन का जोड़ा बक्सर कनेक्शन। मत भूलिए कि बिहार में है इलेक्शन। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। यहां उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। मामला सिर्फ बिहार, बक्सर और भोजपुरी का नहीं है। ट्रिनिडाद टोबैगो का कल्चर आज भी भारतीय है। एयरपोर्ट पर मोदी का स्वागत हिंदू सांस्कृतिक शैली में हुआ। मिथकों और किंवदंतियों के चरित्रों की वेशभूषा में कलाकार मौजूद थे। मोदी के पास भी इस भव्य स्वागत का रिटर्न गिफ्ट मौजूद था। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को प्रधानमंत्री ने यह गिफ्ट अपने हाथों से भेंट किया। इस गिफ्ट में था अयोध्या के राम मंदिर की रेप्लिका, पवित्र सरयू नदी के जल से भरा पाग, गंगा यमुना के संगम का पवित्र जल। इस गिफ्ट ने ट्रिनिडाद टोबैगो से भारत का हिंदू कनेक्शन भी डेवलप किया।
हालांकि विरोधियों के लिए पीएम मोदी के इस प्रयास को कंडम करने के भी बहाने हैं। जाहिर है, जब बिहार में चुनाव है तो तस्वीर को इस डायमेंशन से भी देखा जाएगा। बिहार के उपलब्धियों पर लगातार क्रेडिट लेने वाले प्रधानमंत्री महोदय बिहार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कब करेंगे, ये देखना अभी भी बाकी है। 2015 में की गई घोषणाएं आज तक 2025 में भी नहीं वे लागू करा पाए और ना ही बिहार को दे पाए, और बावजूद इसके वो जाके बिहार के बाहर लगातार बिहार की उपलब्धियों पर क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इसलिए क्रेडिट जीवी प्रधानमंत्री महोदय को कम से कम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बिहार के लिए करना चाहिए। मगर मोदी समर्थकों के पास बिहार के बीजेपी और एनडीए नेताओं के पास अपने तर्क हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री वो मैसेंजर ऑफ बिहार हैं जो 7 समंदर पार भी भोजपुरी अस्मिता की बात करते हैं, देसी स्वाभिमान को जिंदा रखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो भूरी भूरी प्रशंसा की भोजपुरी माटी की, भोजपुरिया बेटी की, उसके लिए हम सब भोजपुरी भाषी लोग, भोजपुरी वासी लोग आज धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आभार प्रकट करते हैं कि आप 7 समंदर पार जाकर भी भोजपुरिया की चिंता की है, तो आप प्रशंसनीय हैं। आपके लिए जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है, क्योंकि आप देश के विकास के साथ साथ भोजपुरिया जहाँ जहाँ रहते हैं उनके विकास की भी बात कर रहे हैं, तो हम सब की ओर से आपको कोटिसा धन्यवाद है। आपको बता दें कि ट्रिनिडाड और टोबैगो की कुल आबादी 16 लाख के करीब है। इस छोटी सी आबादी में भारतीय मूल के लोगों की कुल आबादी 35% है। इनमें भी 60% लोग भोजपुरी या बिहारी मूल के हैं। भारतीय मूल के लोगों में 27% से ज्यादा हिंदू हैं। मुसलमान सिर्फ 6% हैं, मगर ईसाई कुल 66% हैं। ट्रिनिडाड और टोबैगो की ये डेमोग्राफी भारत को सूट करती है, खास तौर पर बीजेपी की पॉलिटिक्स को। अब देखना है कि मोदी की इस यात्रा का असर भारत में क्या होता है, बिहार के चुनाव पर क्या होता है। वहीं इसी बीच कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वो बिहार की 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी। कांग्रेस की माने तो बिहार में 80% किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन्स तक नहीं मिलते। बिहार में लगभग 8 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार में महिला वोट बैंक की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ गई है। लिहाजा कांग्रेस अब माई बहन मान योजना के जरिए महिला वोटों को आकर्षित करने की कोशिश में है। हालांकि विरोधियों का आरोप है कि पैड बांटना तो ठीक है, लेकिन राहुल इस पर अपनी फोटो लगाकर आखिर क्यों इसे बांट रहे हैं। पहले सुनिए कांग्रेस की अलका लांबा और चिराग पासवान के बयान, और फिर इंडिया डेली के मंच पर हुई बहस, जिसमें कांग्रेस के इस फैसले पर चर्चा हुई।
महिला कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली कि हम बिहार की अपनी इन माँ बहन बेटियों को जो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की वजह से कपड़ा इस्तेमाल कर रही है, पैड नहीं खरीद पा रही, हमने इसकी जिम्मेदारी ली कि हम बिहार में महिलाओं को फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीन देंगे। हमने बेगूसराय में अमिताभ भूषण जी खड़ी हैं और हमारी वैशाली से विधायक जो हैं प्रतिमा जी खड़ी हैं, उन दोनों से हमने बात की और गांव की महिलाओं को मशीन लगा कर दी, फ्री प्रशिक्षण दिया, फ्री मशीन दी, 30,000 पैड बनाने का रॉ मटेरियल फ्री दिया। और आज मैं खुशी होकर कहती हूं कि ये पैड बिहार की महिलाएं बना रही हैं, काम मिल रहा है, कमाई मिल रही है और फ्री वितरण लिखा है। हमारी बिहार की 1 लाख बहनों को अगले 2 दिन में हम फ्री वितरण करके उन्हें कपड़ा मुक्त करने जा रहे हैं। तस्वीर राहुल गांधी की है, उसमें तस्वीर राहुल गांधी जी की है, उसमें तस्वीर प्रियंका गांधी जी की है, उसमें हमारे उन सभी विधायकों की तस्वीर होगी, उन भाइयों की तस्वीर होगी, उन पिताओं की तस्वीर होगी जो वितरण में हमारी मदद कर रहे हैं, इस जागरूकता में हमारी मदद कर रहे हैं, है ना। तस्वीर तो हम सोच रहे थे नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी आपकी भी होनी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने आपको कहा था सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगाइए। आपकी सरकार फेल हो गई, पैड की मशीन नहीं लगाई, ना काम मिला, ना कमाई मिली, ना पैड मिला है और आज बीमारियां मिल रही हैं। मैं उनकी सोच का मैं समर्थन करता हूं, बट ये आपको असहज करता है। और आप किस कदर तक आप जाइएगा अपना प्रचार करने के लिए? हम लोगों के ऊपर यही लोग सवाल उठाते हैं ना कि भैया आप अपनी योजना पे काहे थैले पे फोटो लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो तो चलिए फिर भी ऐसी चीज़ें, एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आज भी भाई हम लोग वेस्टर्नाइज नहीं ना हुए हैं, आज भी हम लोग संकोच करते हैं कुछ चीज़ों पर, महिलाएं संकोच करती हैं। ऐसे में आपकी सोच का मैं समर्थन करता हूँ। अच्छी बात है कि भाई आप सैनिटरी पैड्स आप बांट रहे हैं, बांटिए, बट उसके ऊपर राहुल जी की फ़ोटो, मतलब ये देखने से ही अटपटा लग रहा है। मैं तो 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मुझे ही वो देखने से अटपटा लग रहा है। जिसने भी वो तस्वीर देखी होगी, हर किसी को वो परेशान कर रही है, असहज कर रही है। मुझे नहीं पता कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद कौन कांग्रेस को बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, पर इस तरीके का प्रचार कतई शोभा नहीं देता। मैं इसकी निंदा करता हूँ। बड़ा सीधा सा सवाल है, कर्नाटका में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, वहां पर किस तरह इस तरह की स्कीमें चल रही हैं तो कब से चल रही हैं और कितने सैनिटरी पैड बांटे गए हैं अभी तक, या फिर कितनी मशीनें लगवाई गई हैं, उसका डेटा बता दीजिए। हमने कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, तेलंगाना में हमारी सरकार बनी, हिमाचल में हमारी सरकार बनी, वहां पर हमने ये काम किया है कि वहां पे महिलाओं को हमने पैसे सीधा उनके खाते में डालने का हमने अंशवत जी, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था यहां पर मशीनें लगाने की बात कही जा रही है। मैं पूछ रहा हूं कितनी मशीनें लगी हैं, किन जिलों में मशीनें लगी हैं, महिलाओं के अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है, उस पर मेरा सवाल नहीं था। अपनी बात में क्या कहा, अलका जी ने यहाँ पे स्पष्ट बात कही है कि आज बिहार में महिलाएं जो है। अंशवत जी, टॉपिक को डाइवर्ट मत करिए, बड़ा सीधा सा सवाल है। आप कह रहे हैं 3 स्टेट में आपकी सरकार है, हिमाचल में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना में है। आप ये बताइए कितनी मशीनें लगाई गई हैं? अंशवत जी, तर्क बोलिए, बड़ा सीधा सा सवाल है। वहीं अब हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनकी पार्टी ने इसके लिए बाकायदा लालू प्रसाद यादव और दूसरे नेताओं को चिट्ठी लिखी है। हालांकि आखिरी फैसला लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ही करना है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की टीम तो वही लीड कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अब तक सेक्युलर दलों को बुरा भला कहते रहे ओवैसी अचानक से महागठबंधन के इश्क में आखिर क्यों गिरफ्त हो गए हैं? उनकी असल मंशा आखिर क्या है? क्या वो सचमुच सेक्युलर यानी कि मुस्लिम वोटों को बांटना चाहते हैं? ओवैसी भाईजान की पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर? भाईजान की चिट्ठी से कितना बदलेगा समीकरण? क्या बिहार की सियासत में नया मोड़ आने वाला है? महागठबंधन में कितने काम के ओवैसी भाईजान? लालू का MY होगा मजबूत या AIMIM लगाएगी सेंध? अब तक सेकुलर पार्टियों को कोसते रहे असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर असर रखने वाले ओवैसी मुस्लिम वोटों को बिखरने से बचाना चाहते हैं।
बिहार में उनकी पार्टी के मुखिया और विधायक अख्तरुल ईमान ने लालू यादव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने मांग की है कि उनकी पार्टी को भी महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। चिट्ठी में अख्तरुल ईमान ने कहा है, ये बात आप जानते हैं कि 2015 से बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम सक्रिय है। पार्टी की पहले ही दिन से कोशिश रही है कि चुनाव के वक्त सेक्युलर वोटों का बिखराव न हो। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि सेक्युलर वोटों के बिखराव की वजह से ही सांप्रदायिक शक्तियां सत्तासीन हैं। इसी मकसद से हमने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वक्त महागठबंधन में शामिल होने की मंशा जाहिर की थी, लेकिन हमारी कोशिश सफल नहीं हो सकी। बिहार में 4 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगी है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरफ से बिहार में एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। जी हां, आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अख्तरुल ईमान जो कि एकमात्र विधायक भी हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के नाम एक पत्र लिखा है। उन्होंने लालू यादव को पत्र लिखकर कहा है कि एआईएमआईएम इस बार बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये वही एआईएमआईएम पार्टी है जिसको पिछले चुनाव में 5 सीटें मिलने के बाद भी, 5 सीटें जीतने के बाद भी, नतीजे आने के बाद राजद ने 5 में से 4 विधायक तोड़ लिए। यानी कि 90% का नुकसान जो है बिहार स्तर पे एआईएमआईएम को राजद ने पहुंचाया। और उसी पार्टी से इस बार साथ चुनाव लड़ने की उम्मीद आखिर एआईएमआईएम क्यों कर रही है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि इसकी सुगबुगाहट पिछले कुछ दिनों से थी कि ओवैसी की पार्टी जो है वो महागठबंधन के साथ बिहार में जाना चाहती है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। अब ऐसे में ये पत्र जो लिखा गया है लालू प्रसाद यादव को, ये एक प्रमाण है कि किस तरह से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस चीज़ की पहल की और बताया कि जो सेक्युलर वोट है बिहार में वो बटे ना, जिसकी वजह से एआईएमआईएम को महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को घेरती है। बिहार में वो जाति समीकरण के बगैर हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है। एआईएमआईएम का कहना है कि अगर बिहार में सियासी सेक्युलर दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो इससे घाटा होगा। ऐसे में एकजुट अल्पसंख्यक मोर्चे के लिए बिहार में एक ही महागठबंधन होना चाहिए, जिसमें वो भी हो। कोशिश आज से 2015 से, जब से पार्टी हमारी है, 2015 में पार्टी हमारी है, ये पार्टी बिहार में आई, तब से हमारी कोशिश थी कि जो सेकुलर वोट्स हैं वो सेकुलर वोट्स का बिखराव ना हो, वो डिवाइड ना हो। तो इसलिए हमारी कोशिश बराबर थी कि जो सेकुलर पार्टी इकट्ठे होकर इलेक्शन में, तो उसके जरिए वो फिर बस पार्टी को हराने में सक्षम हो सकेगी। हमारा पर्पस जो है वो रूल्स क्लियर है कि हम सेकुलर वोटों को डिवाइड करके देखना नहीं चाहते। तो सेकुलर वोट्स जो है वो हम फैमिली इकट्ठे हो, एक साथ हो और लड़ाई लड़ें। तो इसलिए ये दुख है हमारे। एआईएमआईएम ने यह भी इशारा किया कि अगर लालू यादव की ओर से जल्द फैसला नहीं लिया जाता तो ये महागठबंधन की चूक होगी। एआईएमआईएम का ये दावा खोखला भी नहीं है, क्योंकि 2020 के चुनावों में इस पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा था। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम 20 सीटों पर चुनाव लड़ी। ये सभी 20 सीटें मुस्लिम फैक्टर वाली सीटें थी। असदुद्दीन ओवैसी को कुल 1.3% वोट मिले थे। पार्टी ने सीमांचल की कुल 5 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि ओवैसी की पार्टी के जीते हुए 5 विधायकों में से 4 लालू यादव की पार्टी में शामिल हो गए। आज भी आरजेडी का रुख ओवैसी को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। ओवैसी को शुरू से बीजेपी की बी टीम और वोट कटवा कहा जाता है। आरजेडी के नेता उन्हें गठबंधन में शामिल करने को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है। हालांकि आखिरी फैसला तो लालू यादव को ही लेना है। एआईएमआईएम का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम बनकर के काम किया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। इस बार कहीं कोई झांसे में आने वाले नहीं है और जिनको भी ये चिंता है सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की,
वो सीधे तौर पर देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नाम का बिहार में सुनामी है। इसमें कोई बाधा डालना चाहेगा, इस बार जनता उनके भ्रम में नहीं आएगी, कोई मुगालते में ना रहे। बाकी निर्णय तो आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी को लेना है, लेकिन किसी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, तो इस पर तो बहुत सोचना होगा। और ये सब जो हो रहा है, बयान दिया जा रहा है और बयान बदला जा रहा है, इसी से पता चलता है कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट कहीं और से लिखा जा रहा है। एआईएमआईएम की राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी का जलवा है, उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बैसी और बहादुरगंज विधानसभा सीटें पहले आरजेडी का गढ़ कही जाती थी। ओवैसी ने इसी गढ़ में सेंध लगाई थी। बिहार में अपने पिछले प्रदर्शन से गदगद ओवैसी कम से कम 20 सीटें मांगेंगे। आरजेडी न तो अपनी सीटें कम करेगी, न ही सहयोगियों की। लिहाजा ओवैसी के प्रस्ताव पर सांसद मनोज झा सलीके से कहते हैं, चुनाव न लड़के भी ओवैसी हमारी मदद कर सकते हैं। ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है, नहीं होता है, ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। कई बार चुनाव में ऐसे क्षण आते हैं जब आपका ना लड़ने का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए कि महागठबंधन ने एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। इस लकीर को समझते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति को भी निर्धारित करेगा। बिहार में मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 17% है और 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर एआईएमआईएम भी महागठबंधन के साथ आती है तो मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक सकता है। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है जो सोचता है कि ओवैसी के गठबंधन में आने से हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। एनडीए के नेता तो पहले से कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। उनके लिए हिंदू एकीकरण की बात करना आसान हो जाएगा। पिछले विधानसभा के चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में 5 सीटें जीती। लालू जी की पार्टी ने 4 विधायकों को तोड़ लिया। अब फिर से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और दोनों ही पार्टियां ये क्लेम करती हैं कि अल्पसंख्यक समाज का मत उनको मिलता है, जैसे इनसे बड़ा कोई वोटों का ठेकेदार नहीं है। एमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि हम गठबंधन में आने को तैयार हैं। लालू जी उन्हें लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो मान कर चल रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज उनके ही साथ रहेगा। अरे भाई, अल्पसंख्यक समाज के लिए भी सबसे अहम मुद्दा विकास है। उनके लिए मुद्दा ध्रुवीकरण नहीं है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, बेहतर यही लोग बता सकते हैं। हालांकि अल्पसंख्यक समाज इनमें से किसी को मौका नहीं देगा। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम और वोट कटवा होने के आरोप बंगाल से बिहार तक झेलते रहे। यूपी में भी वो समाजवादी पार्टी के ही दुश्मन साबित हुए। माना जा रहा है कि वो अब ये दाग खुद पर से धोना चाहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर लालू उनको गठबंधन में नहीं लेते तो वो इसे इल्जाम की तरह जनता में पेश करेंगे और मुसलमानों से सहानुभूति के वोट मांगेंगे।